आज इतिहास के उस पन्ने की बात करते हैं जहां दुनिया की सबसे अजेय मानी जाने वाली सेना का सामना एक ऐसी जमीन से हुआ जिसे जीतना लोहे के चने चबाने जैसा था। चलिए समझते हैं सिकंदर के भारत पर आक्रमण की पूरी कहानी। जरा सोचिए, क्या ऐसा कोई योद्धा हो सकता है जिसने सिर्फ 33 साल की उम्र तक आधी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया हो? सुनने में मतलब किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये हकीकत है, और ये कहानी है सिकंदर महान की। तो सवाल यह है कि आखिर कौन था यह सिकंदर? देखिए, सिकंदर कोई आम राजकुमार तो था नहीं। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय खुद एक जबरदस्त रणनीतिकार थे। और सोचिए, उसका गुरु कौन था? महान दार्शनिक अरस्तू। तो आप समझ सकते हैं, इस तरह की परवरिश ने और ऊपर से हरक्यूलिस जैसी कहानियों ने उसके अंदर दुनिया जीतने का एक जुनून सा भर दिया था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, मतलब दिमाग घूम जाएगा। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो राजा बना और उसके ठीक 10 साल के अंदर उसने उस वक्त के सबसे बड़े विशाल फारसी साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। और अब उसकी नजरें थी भारत पर। तो फारस को जीतने के बाद सिकंदर की सेना रुकी नहीं। उसकी नजरें उस जमीन पर थीं जिसके किस्से उसने सुने थे, सोने की चिड़िया यानी भारत। लेकिन एक बात समझनी होगी, उस वक्त का भारत आज जैसा एक देश नहीं था। ये एक यूनिफाइड एम्पायर नहीं था, बल्कि समझिए कि छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्यों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। अब सिकंदर के लिए ये अच्छी खबर भी थी और बुरी भी। अच्छी इसलिए क्योंकि कोई एक बड़ा मजबूत दुश्मन नहीं था, और बुरी इसलिए क्योंकि उसे हर एक राज्य से अलग अलग लड़ना पड़ता। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है दो बड़े भारतीय किरदारों की, दो ऐसे राजा जिनकी सोच बिल्कुल अलग थी। एक तरफ थे तक्षशिला के राजा आम्भी, जिन्होंने लड़ने के बजाय सिकंदर का स्वागत किया, उसे आक्रमण का न्योता तक दे दिया। और दूसरी तरफ थे पौरव साम्राज्य के राजा पौरस, जिन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी जमीन के लिए लड़ेंगे। और बस इन्हीं दो अलग अलग फैसलों ने इतिहास की एक सबसे जबरदस्त, सबसे मशहूर लड़ाई की जमीन तैयार कर दी। सिकंदर बनाम पोरस। ये लड़ाई हुई हाइडस्पीस नदी, जिसे आज हम झेलम नदी कहते हैं, उसके किनारे। अब सिकंदर के लिए सिचुएशन देखिए। एक तरफ मॉनसून में उफनती हुई नदी जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था, और दूसरी तरफ राजा पोरस की सेना और उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके युद्ध हाथी। ये हाथी उस जमाने के लिविंग टैंक्स की तरह थे, जो किसी भी सेना को कुचल सकते थे। तो सवाल यह है कि सिकंदर ने इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया? उसने सीधी लड़ाई नहीं की, उसने दिमाग लगाया। पहला स्टेप, उसने अपनी सेना के एक हिस्से से पोरस का ध्यान भटकाए रखा। दूसरा स्टेप, रात में जब जोर का तूफान आया तो उसकी आड़ में वो अपनी एक टुकड़ी को लेकर नदी में बहुत ऊपर चला गया। और फिर तीसरा और चौथा स्टेप एक साथ, उफनती नदी को पार किया और पोरस की सेना पर पीछे से एक ऐसी दिशा से हमला कर दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये एक मिलिट्री जीनियस का काम था। सिकंदर की ये चाल कामयाब तो रही, पर इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई आसान थी। बिल्कुल नहीं। राजा पोरस और उनके सैनिकों ने धोखा खाने के बावजूद इतनी बहादुरी से लड़ाई की कि खुद सिकंदर को लिखने वाले इतिहासकार भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। और फिर आता है वो ऐतिहासिक पल। लड़ाई के बाद घायल और बंदी बनाए गए राजा पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए? और पोरस का जवाब सुनिए, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बस ये एक जवाब, इस जवाब ने सिकंदर का दिल जीत लिया। वो इतना इंप्रेस हुआ कि उसने ना सिर्फ पोरस को आजाद किया, बल्कि उनका पूरा राजपाट भी उन्हें लौटा दिया। तो भारत में अपनी सबसे मुश्किल और सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब दुनिया के सबसे बड़े विजेता का सामना एक ऐसी दीवार से हुआ जिससे वो अपनी तलवार से नहीं तोड़ सकता था। तो फिर सवाल यही है कि पोरस को हराने के बाद तो टेक्निकली भारत के दरवाजे सिकंदर के लिए खुल गए थे, तो फिर उसकी सेना जो आज तक कभी नहीं रुकी थी, वो अचानक क्यों रुक गई? असल में इसकी कोई एक वजह नहीं थी। सोच कर देखिए, सैनिक पिछले 8 सालों से लगातार लड़ रहे थे। वो थककर चूर हो चुके थे। घर की याद सता रही थी। भारत का मुश्किल मौसम उनकी जान ले रहा था, और ऊपर से उन्होंने आगे मगध के विशाल नंद साम्राज्य के किस्से सुन रखे थे। एक ऐसी सेना जो पोरस की सेना से कई कई गुना बड़ी और ताकतवर थी। तो जब वो ब्यास नदी के किनारे पहुंचे तो बस उनके सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया।
और इस तरह दुनिया जीतने निकला सिकंदर अपने ही सैनिकों से हार गया। भारत को पूरी तरह जीतने का उसका सपना सपना ही रह गया। और यहां से शुरू हुआ वापसी का एक मुश्किल और दर्दनाक सफर। ये वापसी कोई आसान नहीं थी। ये भी लड़ाइयों से भरी हुई थी। रास्ते में मालव जैसी कई लड़ाकू जनजातियों से उनका सामना हुआ और ऐसी ही एक लड़ाई में सिकंदर को एक तीर लगा, एक बहुत ही गहरा घाव जो शायद आगे चलकर उसकी मौत की वजह भी बना। वो उस घाव से कभी पूरी तरह ठीक हो ही नहीं पाया और फिर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में, जो दुनिया का सबसे बड़ा विजेता था, वो एक मामूली से तेज बुखार से हार गया। उसकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। तो क्या सिकंदर का भारत आना बेकार गया? नहीं। भले ही वो भारत को जीत नहीं पाया, लेकिन उसके आने का असर बहुत गहरा हुआ। उसके आक्रमण ने पूरब और पश्चिम के बीच कल्चर और ट्रेड के नए रास्ते खोल दिए। और शायद सबसे जरूरी बात, उसके जाने से नॉर्थ इंडिया में एक पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया और इसी खालीपन को भरकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और ये सब हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सिकंदर को वाकई महान कहना चाहिए? एक ऐसा विजेता जिसकी दुनिया जीतने की जिद ने लाखों लोगों की जान ले ली, क्या वो सच में ग्रेट कहलाने का हकदार है? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास में नहीं, बल्कि हम सबके अपने अपने नजरिए में छिपा है।